एडिशन रिएक्शन में इससे पहले जो हमारा चैप्टर था वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन था। ठीक है, सब्स्टिट्यूट होना मतलब वहाँ पे सिंपल सा रिएक्शन कौन सा होता था, सिग्मा बॉन्ड ब्रेक होते थे और एक न्यू सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होते थे। ठीक है, बट यहाँ पे देख रहे हो एडिशन रिएक्शन हो रहा है, मतलब डेफिनेटली सिस्टम में पाई बॉन्ड होना चाहिए। ठीक है, स्टार्टिंग में ही आपको बता चुका हूँ कि एडिशन रिएक्शन का मतलब होता है कि पाई बॉन्ड ब्रेक होगा और उसके करस्पॉन्डिंग, ठीक है, दो सिग्मा बॉन्ड बनेंगे। सी डी से अगर रिएक्शन करेंगे तो यहाँ पे सी डी बनेंगे। इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, एडिशन रिएक्शन बोलते हैं। इससे पिछले वाले चैप्टर में हम लोग कैसा रिएक्शन देख रहे थे, ए बी कोई सिंगल बॉन्ड सिस्टम है अनसैचुरेटेड कंपाउंड, उसमें हम सी से रिएक्शन करते थे तो क्या बनता था, ए सी और बी एज अ लिविंग ग्रुप होता था। यहाँ पे हम लोग SN1 SN2 एंड SNI रिएक्शन देखे। ठीक है, लेकिन अभी जो हमारा चैप्टर है वो है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो इसमें कितने चैप्टर इंक्लूड हो रहे हैं देखो आप, एक तो ये एल्डिहाइड हो रहे हैं और दूसरा कीटोन भी हो रहे हैं। ठीक है ना। अब इसमें ऑब्वियस सी बात है, ये इस कार्बोनिल कंपाउंड के पास, यहाँ पे इस कार्बन के पास क्या है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। इस इलेक्ट्रोनेगेटिव के कारण इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है पार्शियल नेगेटिव बन रहा होगा ये, और ये पार्शियल पॉजिटिव। तो ये आपका इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है। कार्बोनिल क्या होता है, इलेक्ट्रोफिलिक, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। तो ऑब्वियसली रिएक्शन किसका होगा, न्यूक्लियोफाइल का। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे नाम लिया है न्यूक्लियोफिलिक। अब न्यूक्लियोफाइल का रिएक्शन कैसा होगा देखो, ये यहाँ पे अटैक करेगा और ये वाला स्टेप बन जाएगा। पाई बॉन्ड वीक होता है तो पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे, तो क्या बनेंगे देखो जरा, ओ पे निगेटिव चार्ज आएगा और यहाँ पे क्या जुड़ा होगा, एक न्यूक्लियोफाइल। HR एज इट इज रहेगा। ये एक आपका पुअर लिविंग ग्रुप है, ये बॉन्ड को ब्रेक नहीं कर सकते, ये आपका पुअर लिविंग ग्रुप है। ठीक है, बहुत बार बता चुका हूँ पुअर लिविंग ग्रुप क्यों है, क्योंकि H और R माइनस जब ब्रेक होगा तो वो हाईली अनस्टेबल होता है। तो HR माइनस जो है ना, ये अच्छा न्यूक्लियोफाइल हो सकता है, लिविंग ग्रुप अच्छा नहीं हो सकता। ठीक है, दोनों एक दूसरे के वाइस वर्सा है। अब नेक्स्ट स्टेप में अगर हम सॉल्वेंट में वाटर लेते हैं तो ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन पेयर हाइड्रोजन को दे देगा और यहाँ से क्या होगा, R OH बन जाएगा। ये एक न्यूक्लियोफाइल आ गया और यहाँ पे H एंड R। ठीक है, अब ये जो प्रोडक्ट बना क्या बना, अल्कोहल बना। प्रोडक्ट क्या बना अपना, अल्कोहल बना। ठीक है, इसमें दो स्टेप हुआ रिएक्शन का। पहले जो स्टेप है जो अपना RDS है वो डेफिनेटली यही होगा, RDS स्टेप यही है। क्यों, चूंकि ये काफ़ी स्लो स्टेप है। स्लो क्यों है, क्योंकि एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल से चार्ज मॉलिक्यूल बन रहा है। ये वाला चार्ज मॉलिक्यूल है, इससे एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल बन रहा है, तो ये वाला स्टेप क्या होगा, फास्ट। ठीक है, इस स्टेप में क्या हो रहा है, प्रोटोनेशन हो रहा है, देख रहे हो, प्रोटॉन ऐड हो रहा है। दिस स्टेप इज नोन एज प्रोटोनेशन। तो आप इसको एसिड बेस रिएक्शन कह सकते हो। ठीक है, और एसिड बेस रिएक्शन एज यू नो, एसिड बेस रिएक्शन क्या होता है, फास्ट। इस स्टेप को हम वर्कअप भी बोल सकते हैं, हाइड्रोलिसिस भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो सेकेंड वाला स्टेप तो फास्ट है, तो RDS अपना फर्स्ट वाला स्टेप है। ठीक, तो इसमें उसी तरह से यहाँ भी सेकेंड वाले केस में भी आप देखोगे तो सेकेंड वाले में भी न्यूक्लियोफाइल का रिएक्शन होगा। ठीक है, ऑब्वियसली रेट जो है, अगर हम रेट की बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा रेट किसका होगा, फर्स्ट वाले केस में देखो, यहाँ पे ये वाले जो ग्रुप थे और इनमें जितने भी ग्रुप हैं, सब ग्रुप क्या है, सबके पास लोन पेयर है। ठीक है, तो आप पहले से ही जानते हो, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और बोरोहाइड्राइड केस में बता चुका हूँ, ये सारे लोन पेयर इसके साथ क्या है, रेजोनेंस में होगा। तो ये जो ग्रुप है ना, इन ये प्लस एम ग्रुप है, तो ऑब्वियसली उतना ज़्यादा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज नहीं होगा जितना यहाँ पे था। ठीक है, थोड़ा सा ये
डीएक्टिवेटेड इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर होगा, फिर भी रेट थोड़ा सा स्लो होगा, लेकिन रिएक्शन किसका होगा? न्यूक्लियोफाइल का ही होगा। इस केस में अगर हम बात करेंगे तो पहला स्टेप O माइनस, इस पूरे ग्रुप को मैं G लिख देता हूँ, ठीक है ना, इस पूरे ग्रुप को G से डिनोट कर देता हूँ, और न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे आ गया, ठीक है। ये स्टेप इसके जैसा ही है, सेम है। अब देखो सेकेंड स्टेप में अगर हम बात करेंगे तो डेफिनेटली सेकेंड स्टेप में क्या होगा, यहाँ पे ये जो निगेटिव चार्ज है ड्यू टू, ये आप देखोगे तो ये सारे जो ग्रुप है ये बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप भी है, ठीक है, दे आर गुड लिविंग ग्रुप। तो गुड लिविंग है तो क्या होगा, यहाँ से G माइनस बनेगा, वो चीज यहाँ पे नहीं हो रहा था, H और R माइनस नहीं बन रहा था, क्योंकि ये क्या था, पुअर लिविंग ग्रुप था, सिस्टम से बाहर नहीं निकलेगा। लेकिन यहाँ पे तो G माइनस बहुत स्टेबल है, ठीक है, जैसे सपोज X माइनस, OR माइनस, देख रहे हो सब इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम पे निगेटिव चार्ज आ रहा है, तो यहाँ पे ये निकल सकता है। तो O माइनस वापस से बॉन्ड बना लिया, और यहाँ से बाहर कौन निकला, लिविंग ग्रुप। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। यहाँ पे जो इंटरमीडिएट बना इसको बोलते हैं टेट्राहेड्रल, ठीक है। ये आपका sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन था, ये एक प्लेनर मॉलिक्यूल था। अब आप देख रहे हो ये प्लेनर नहीं है, ये sp3 बन चुका है, तो अब हम इसको क्या बोलेंगे, टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट। फर्दर टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट क्या करेगा जरा देखना, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। वापस से क्या बनाया, पाई बॉन्ड इसका वापस आ गया, और यहाँ पे एक न्यूक्लियोफाइल आ गया, और साथ में प्लस, इस तरह से हम लोग, तो क्या बन रहा है देखो, R वापस से पाई बॉन्ड बना, RCO और न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। तो दोनों में सेकेंड वाला जो स्टेप है ना उसमें चेंजेस है, बाकी इसमें भी RDS स्टेप ऑब्वियस ये है। इन दोनों के कंपैरिजन, एल्डिहाइड कीटोन के कंपैरिजन में ऑब्वियसली न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन क्या होगा, फास्ट ये होगा, ठीक है ना। और ये थोड़ा सा स्लो होगा, क्यों, क्योंकि इसमें प्लस M ग्रुप लगे हुए हैं, और उसीलिए इसमें क्या हो गया, अच्छा हम इसको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखो क्या हुआ है, ये ग्रुप के जगह क्या आया है, एक न्यूक्लियोफाइल आया है, तो दिस इज नोन एज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। लेकिन ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एल्डिहाइड कीटोन वाला नहीं है, इस इसमें एक इंटरमीडिएट क्या बना है, टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं SN2H। जैसा SN1 होता था उसी तरह से एक SN2 होता था, हम इसको क्या बोलेंगे, SN2H, या इसका एक और नाम है SNAE। S फॉर सब्स्टिट्यूशन, देख रहे हो न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूट हुआ है, N फॉर न्यूक्लियोफिलिक, न्यूक्लियोफाइल गया है, A फॉर एडिशन, एडिशन रिएक्शन हुआ है, देखो दो सिग्मा बॉन्ड बने हैं, एक ये वाला और एक ये वाला, ठीक है ना, एडिशन हुआ, लेकिन बाद में फिर से एलिमिनेशन भी हुआ है यहाँ पे, तो इसको SNAE भी बोलते हैं। तो बेसिक डिफरेंस क्या हुआ दोनों में, दोनों में डिफरेंस ये हुआ कि यहाँ पे अल्कोहल बन रहा है, और यहाँ पे वापस से पाई बॉन्ड रिस्टोर हो रहा है, इस पाई बॉन्ड का क्या हो रहा है, वापस से घर वापसी हो जा रहा है। ये बेसिक रिएक्शन है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में, कि ऊपर वाला को तो हम क्या बोल सकते हैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, बट नीचे वाले को क्या बोल सकते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसका मतलब हम एल्डिहाइड कीटोन में क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगा, और उसके जो डेरिवेटिव है, ठीक है ना, ये सारे, पहला वाला क्या हो गया, एसिड हाइलाइड हो गया, ये एनहाइड्राइड हो गया, ये एस्टर हो गया, ये कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, ये अमाइड हो गया, इन सब में कौन सा रिएक्शन होगा, SN2H मैकेनिज्म आएगा, और इनमें कंप्लीटली हम SNAE बोल सकते हैं, या फिर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोल सकते हैं। यहाँ पे लिविंग ग्रुप अच्छा था, ठीक है ना, ये गुड लिविंग ग्रुप था तो ये बाहर निकल गया, बट यहाँ पे ये पुअर लिविंग ग्रुप था तो ये नहीं निकला, ठीक है। यहाँ तक सबको क्लियर है, ठीक है। ये अगर हम चैप्टर की बात करेंगे तो यहाँ पे आप ब्रैकेट में नीचे लिख लीजिए कि चैप्टर कौन सा ले रहे हैं, कार्बोनिल, ठीक है ना, कार्बोनिल कंपाउंड। तो चैप्टर पे पैनिक नहीं होना है, चैप्टर आप इसमें अल्कोहल भी बोल सकते हो, ये क्या हो गया, प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल हो गया, हुआ कि नहीं,
यहाँ पे जो अल्कोहल बन रहा है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि दिस इज द प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल एंड दिस इज द केमिकल रिएक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। ठीक है ना। तो अभी हमारा चैप्टर ऑलरेडी क्या चल रहा है, रिएक्शन। हम ये कह सकते हैं कि रिएक्शंस ऑफ, एक एक करके दोनों को करेंगे। रिएक्शन ऑफ, आप देख ही रहे हो कि इन दोनों में फास्ट रिएक्शन किसका होगा, ड्यू टू प्लस एम, ये वाला जो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है थोड़ा सा डीएक्टिवेट होगा, बट यहाँ पे तो एक्टिव रहेगा क्योंकि एच आर कोई प्लस एम ग्रुप तो है नहीं। तो ऑब्वियसली हमारा 99.95% रिएक्शन एल्डिहाइड कीटोन का ही होने वाला है, और बाकी बचा हुआ रिएक्शन किसका होगा, इन सब ग्रुप का होगा, न्यूक्लियोफिलिक के रिस्पेक्ट में। ठीक है। तो अभी हमारा रिएक्शन ऑफ क्या चलेगा, एल्डिहाइड एंड कीटोन। ठीक है, इसके रिएक्शन होंगे। अब हमें इसमें देखना है रेट, रिएक्टिविटी। तो रिएक्टिविटी की बात करेंगे, यानी रेट की बात करेंगे, तो रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किस बात पे डिपेंड करेगी बताओ। इस रिएक्शन में अगर ये वाला स्टेप आरडीएस है तो किस बात पे डिपेंड कर रही है, अगर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज बहुत ज़्यादा होगा तो न्यूक्लियोफाइल बहुत तेजी से इसे अटैक करेगा। अगर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी बहुत ज़्यादा होगी, तो न्यूक्लियोफाइल बहुत जल्दी से अप्रोच करेगा और रिएक्शन क्या हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा। जैसे इन दोनों में देख लो, ये वाले ग्रुप क्या है, प्लस एम ग्रुप है। अगर ये माइनस एम ग्रुप होता तो क्या होता, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ होता, इस पे और ज़्यादा पार्शियल पॉजिटिव होता, इलेक्ट्रॉन की और ज़्यादा डेफिशिएंसी होती, रेट और फास्ट हो जाता। तो हम सीधा सीधा क्या कह सकते हैं कि रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल पॉजिटिव चार्ज ओवर कार्बोनिल कार्बोनिल कार्बन। ठीक है। या फिर हम ये भी कह सकते हैं, इसी को दूसरे भाषा में मैं यहाँ पे समझाता हूँ आपको, कि जैसे सपोज हमारे पास एल्डिहाइड है और हमारे पास कीटोन है, या फिर दूसरा एल्डिहाइड है, या फिर हम लोग ऐसा बोल सकते हैं CH3CO CH3। अब बताओ, इन तीनों में ये फर्स्ट है, ये सेकंड है और ये थर्ड है। अब न्यूक्लियोफाइल फिक्स रखा हूँ ना, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल फिक्स है। अब आप मुझे बताओ, न्यूक्लियोफाइल कोई भी न्यूक्लियोफाइल हो सकता है, वो न्यूक्लियोफाइल फिक्स कर दिया हूँ। वो न्यूक्लियोफाइल जनरल है, सबसे पहले फर्स्ट पे आएगा, R1 का रेट ज़्यादा होगा, या R2 का ज़्यादा होगा, या फिर R3 का ज़्यादा होगा। ठीक है, ये है R1, ये है R2 और ये है R3। ठीक है। अब आपको क्या बताया हूँ, पार्शियल पॉजिटिव चेक करना है। ठीक है। तो पार्शियल पॉजिटिव चेक करने का मतलब क्या होता है कि जितना, अगर कोई, हम इसी बात को ऐसा भी कह सकते थे कि अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा रहेगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अगर लगा रहेगा तो रेट क्या होगा, इंक्रीज करेगा डिक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा, डेफिनेटली रेट क्या होगा, डिक्रीज होगा। क्योंकि यहाँ पे आप ऐसा सोचो, कार्बोनिल ग्रुप है, ठीक, और यहाँ पे हमने क्या लगा दिया, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा दिया। ठीक है, सपोज दोनों साइड लगा दिया, एक साइड लगा दिया। ठीक है, इस तरह से इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हमने लगा दिया। ठीक। अब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का नेचर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन सप्लाई करने का। ठीक है। तो क्या बताओ, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव क्या इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, अगर ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा होगा तो क्या इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, नहीं होगी। कमी मिनिमाइज हो जाएगी क्या, इलेक्ट्रॉन की कमी कब होगी, जब हम यहाँ से इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दें, बोलो।
इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करता है? इलेक्ट्रॉन खींचता है। ऑर्गेनिक में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कौन होता है? -I होता है और -M होते हैं। ठीक है। और अगर RHI की माने, IUPAC का जो रूल है, RHI की माने तो क्या होता है? -I ज्यादा पावरफुल होता है, मतलब कहीं -I लगा होगा तो और इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। तो इन दोनों में रेट किसका ज्यादा होने वाला है? इलेक्ट्रॉन की कमी ज्यादा। ठीक है ना, ज्यादा कहाँ है? सेकेंड वाले में। तो मैं कह सकता हूं कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग से रेट डिक्रीज होता है और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग से रेट इंक्रीज होता है। अच्छा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कौन होता है ऑर्गेनिक में? +I होता है। ठीक है ना, यहाँ पे अल्फा एच की तो बात नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना, अल्फा एच की तो बात नहीं कर पाएंगे ना, यहाँ पे एल्कीन तो है नहीं, तो हम लोग सीधा सीधा क्या बोल देंगे? +M। RHI में +M ज्यादा पावरफुल होगा। अगर कहीं पे +M लगा हो तो उसका रेट बहुत ही कम हो जाएगा। समझ रहे हो? उसका जो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा ऑलमोस्ट डेड हो चुका रहेगा। ठीक है ना, कुछ भी पार्शियल पॉजिटिव नहीं बचेगा, चूंकि +M लगा रहेगा, रिएक्शन होना ही नहीं चाहेगा। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप से रेट क्या होने वाला है? इंक्रीज होने वाला है। और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग से रेट इंक्रीज होने वाला है और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग से डिक्रीज होने वाला है। ठीक है, ये पॉइंट समझ में आया? तो अब मुझे बताओ किसका रेट ज्यादा होगा? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड में सबसे फास्ट कौन रिएक्ट करेगा? फर्स्ट वाला। उसके बाद सेकंड और लास्ट में थर्ड। ये सबको समझ आया? चूंकि इस पे अभी क्वेश्चन दूंगा, इससे क्वेश्चन आता है एग्जाम में। ठीक है, हाँ बोलो। क्या समझाया? अगर हम ग्रुप को आइडेंटिफाई कर लें, ठीक है ना, जैसे ये मुझे बताओ H और H, ठीक है ना, ये इतना पार्ट सब में कॉमन है। ठीक है ना, ये सब में कॉमन है। ठीक है, इतने पार्ट को भूल जाओ, ये तो कॉमन है सब में। अब मुझे बताओ ये H और H, या फिर ये CH3 और H, ये फिर CH3, क्या ये CH3 +M ग्रुप है या +I ग्रुप है? कौन सा ग्रुप है? CH3 कौन सा ग्रुप है? +I। दोनों साइड +I लिख लो। ठीक, इसमें एक ही साइड +I होगा। H तो न्यूट्रल है ना, H रेफरेंस वैल्यू ले लेते हैं, H तो न्यूट्रल है। अब मुझे बताओ +I सबसे ज्यादा किस में है? थर्ड वाले में। तो जो भी इलेक्ट्रॉन की कमी है इस CO के वजह से, वो तो सब में है, उसको मिनिमाइज कौन कर देगा? दो दो +I। समझ आया? भाई ये CH3 सप्लाई करेगा अपना इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है ये, इसमें एक ही साइड से इलेक्ट्रॉन सप्लाई हो पाएगा और इसमें एक साइड से भी नहीं होगा। तो इलेक्ट्रॉन का कमी मान के चलो 100 इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हर जगह था, -100 -100 -100। मान के चलो ये 20 दोनों को +20 दे दिया। ठीक है, तो ओवरऑल डेफिशिएंसी कितना होगी अभी भी इस पे? -60। इसमें कितनी होगी? यहाँ पे भी +20 मान लेते हैं क्योंकि वही सेम ग्रुप है। ओवरऑल डेफिशिएंसी कितना होगी? -80। इसमें अभी भी कितना डेफिशिएंसी है? -100। अब समझ आया? चलो एक एक टर्म और डिस्कस करते हैं। अभी तो ये समझ में आ गया कि रेट जो है ना 1 2 3 है। ठीक है, दूसरा हम इसी बात को ऐसा भी बोल सकते थे, SN2 टाइप का भी बोल सकते थे, स्टेरिक हिंड्रेंस से। स्टेरिक हिंड्रेंस, स्टेरिक हिंड्रेंस का मतलब है स्टेरिक क्राउड। ठीक है ना, साइज, साइज या फिर क्राउड। अब बताओ, सब दूसरा तरीका ये भी हम कह सकते हैं
कि SN2 में भी तो यही चीज होता था। SN2 में भी ये पॉइंट लिखे थे कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अगर ये वाला थर्ड वाला मोर क्राउडेड है, भाई आप कंपैरिजन कर सकते हो, सी में बहुत बड़े बड़े अल्काइल बड़े ग्रुप होते हैं ना, इस तरह से दो अल्काइल ग्रुप लगे होंगे, ठीक है ना, इस तरह से। ठीक, ये दो ग्रुप न्यूक्लियोफाइल को आने ही नहीं देगा, इनकी जो भी पार्शियल पॉजिटिव है वो इनके बीच में छुप गया। और फर्स्ट वाले कंपाउंड को मैं बना रहा हूँ, फर्स्ट वाले कंपाउंड में बहुत छोटे छोटे ग्रुप हैं, ठीक है ना, इतने छोटे छोटे ग्रुप हैं। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी भी है, मतलब जो बात हम ऊपर कर रहे हैं ना पार्शियल पॉजिटिव, उसी को हम स्टेरिक हिंड्रेंस से भी कह सकते हैं। यहाँ पे इतने छोटे ग्रुप हैं, बहुत आसानी से अटैक कर लेगा। तो स्टेरिक हिंड्रेंस, ठीक है, या फिर साइज क्राउड अगर ज्यादा होगा तो रेट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए स्टेरिक हिंड्रेंस भी लिख सकते हैं तो, कि अगर लिविंग ग्रुप कैरेक्टर है तो लिविंग ग्रुप कैरेक्टर में तो हमेशा एक ही चीज होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा, लिविंग ग्रुप कैरेक्टर। अगर कोई बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप होगा तो वो तो पार्शियल पॉजिटिव भी नहीं देखेगा और सबसे पहले निकल जाएगा, ठीक है ना। तो लिविंग ग्रुप एबिलिटी से भी हम कर सकते हैं, लेकिन उसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये 3 पॉइंट हमने अभी लिखा है और अभी आपको इस पे क्वेश्चन बनाना है। क्वेश्चन जल्दी से करो। कंपेयर रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ठीक है। इन सब क्वेश्चन में आपको रेट कंपेयर करना है। आंसर सब लोग चेक करो कि जैसे फर्स्ट में क्वेश्चन बता ही चुका हूँ आपको कि यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस भी बहुत कम है, और आप सीधा सीधा क्या करो, सिंपल तरीका है, CH3 को सीधा सीधा नीचे प्लस आई लिख लिया करो। यहाँ पे ऑब्वियसली ज्यादा प्लस आई होगा, ठीक है ना। तो प्लस आई जो है, ये जो प्लस आई है आपका, वो थोड़ा सा ज्यादा होगा, ठीक है ना। मिथाइल और आइसोप्रोपाइल में तो ज्यादा होगा ही, ठीक है। तो प्लस वाले फैक्टर बढ़ेंगे तो रेट क्या होंगे, डिक्रीज होंगे। तो सिंपल सा ऑर्डर था 1 2 3। तो जनरली क्या होता है, एल्डिहाइड जो होता है ना, वो कीटोन से क्या होता है, ज्यादा रिएक्टिव होता है। आप पिछले स्लाइड में भी देखे थे कि ये दोनों क्या थे, एल्डिहाइड, और ये क्या थे, कीटोन, ठीक है। तो जनरली ऐसा, जनरलाइज नहीं करना है, जनरली ऐसा होता है, ठीक है, हमेशा नहीं होगा। जैसे अगला क्वेश्चन देखो, क्या ये CF3 प्लस आई ग्रुप है, बोल ही नहीं रहा, माइनस आई ग्रुप है। और ये CH3 क्या है, प्लस आई ग्रुप है। अगर आप ये ग्रुप लिखने की आदत डालो पूरे ऑर्गेनिक में, तब आपके लिए चीजें आसान हो जाएगी। अगर दो दो माइनस आई है, डेफिनेटली फर्स्ट का रेट ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वाले में भी वही चीजें हैं। हाँ बोलो। हाँ, नहीं, उस समय भी यही होता, 2.1 कर लो, CCl3 भी हो जाए तो भी तो ये माइनस आई ही ग्रुप है। आयोडीन भी होता तो माइनस आई तो है ही ना यार। पर ये भी है, ठीक है। तो इस केस में भी ये माइनस आई जो है ना, ठीक है ना, माइनस आई जो है अभी इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट जो है ना, डोमिनेट ही करेगा ओवर स्टेरिक फैक्टर, ठीक है। तो अभी भी यही रेट होने वाला है, ठीक है। और स्टेरिक फैक्टर बहुत ज़्यादा हो गया तब डेफिनेटली फर्स्ट का ज़्यादा हो जाएगा, चूंकि स्टेरिक हिंड्रेंस यहाँ पे कम है, ठीक है ना, स्टेरिक हिंड्रेंस, बट अभी तो एटलीस्ट करेगा, ठीक है। आई के केस में रेट उल्टा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट में थर्ड में देखो, NO2 क्या है, माइनस एम ग्रुप है, यहाँ पे हाइड्रोजन लगा हुआ है, यहाँ पे Cl क्या लगा है, माइनस आई लगा है, और ये CH3 क्या है, प्लस आई लगा है। तो क्या ऑर्डर होगा बताओ, 1 का सबसे ज्यादा होगा, ठीक है। उसके बाद 3 का ज्यादा हो जाएगा, उसके बाद 2, और फिर 4, ठीक है। नेक्स्ट बताओ, NO2 लगा हुआ है, यहाँ पे हाइड्रोजन लगा हुआ है, और यहाँ पे OCH3, OCH3 कौन सा ग्रुप होता है,
प्लस एम। ठीक है, तो क्या होगा, फर्स्ट का ज्यादा, 1 2 3। फिफ्थ में बताइए। अब देखो, इनमें और इनमें हमें क्या पता होना चाहिए, प्लस एम पता होना चाहिए कि प्लस एम का ऑर्डर क्या होता है। तो प्लस एम किसका ज्यादा होता है, NH2 का ज्यादा होता है या OR का ज्यादा होता है, NH2 का। अगर इसका प्लस एम ज्यादा है, ठीक है, तो रेट स्लो होता है, बस फर्स्ट का ज्यादा होगा। तो 5 क्वेश्चन कितने लोगों का सही था, पांचों के पांचों। ठीक है, झूठ तो नहीं बोल रहे ना, पता है ना झूठ बोलने से क्या होता है, कीड़े पड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाओ। देखो इस बार जो है ना आपका, यहां तक सब में सेम है, ठीक है ना। और चेंज जो क्या कर रहा हूं मैं, ये ग्रुप के क्वेश्चन है, ठीक है। तो ग्रुप के जो क्वेश्चन होते हैं ना, ठीक है, जैसे वहां पे आप पूछ रहे थे कि सर इस तरह से दो हो जाएगा। तो देखो जब भी क्वेश्चन कंपैरिजन होता है ना, ठीक है, तो ऐसा या तो ग्रुप के क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, या दोनों ही पीरियड के क्वेश्चन होंगे या दोनों ही ग्रुप के क्वेश्चन होंगे। जैसे अभी सब देखोगे तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन है, सारे के सारे क्या है, एक ग्रुप के क्वेश्चन है, ठीक है। अब इस ग्रुप में आपको पता ही है, ग्रुप में क्या होता है, साइज बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। ग्रुप के साथ क्या है, पीरियड के साथ क्या चलता है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, और ग्रुप के साथ क्या चलता है, साइज। ये स्टार्टिंग से बताते आया हूं, लिविंग ग्रुप एबिलिटी में या फिर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी में। तो अगर साइज बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है ना, तो हमें फिर लिविंग ग्रुप एबिलिटी देखना पड़ेगा। तो ये जो ग्रुप है आपका, इसमें बताओ अच्छा लिविंग ग्रुप क्या है। क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर का बहुत ज्यादा रोल नहीं है। अगर आप बोलोगे सर फ्लोरीन तो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, वही मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि ग्रुप में जो डोमिनेटिंग फैक्टर है वो साइज है। क्यों है, क्योंकि साइज और इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का जो डिफरेंस है उसमें बहुत फर्क है। मतलब समझ रहे हो, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी थोड़ा सा कम हो रहा है लेकिन साइज बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, ठीक है। इसमें 5p ऑर्बिटल है, ठीक है, ये इसमें 4p ऑर्बिटल, इसमें 3p ऑर्बिटल है, इसमें 2p ऑर्बिटल। तो इसमें इसमें देखो कितना साइज का फर्क है, लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, ठीक है। दैट्स वाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला जो फैक्टर है वो क्या हो गया, यहाँ पे डोमिनेट हो गया। मतलब हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे स्टेरिक फैक्टर डोमिनेट ओवर इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर, ठीक। तो हम लिविंग ग्रुप एबिलिटी देखना पड़ रहा है हमें। अब आप ही बताओ, आई माइनस अच्छा लिविंग ग्रुप है या एफ माइनस, ठीक है, हर जगह ये आता है, तो इसको रट ही लो। तो आई माइनस अच्छा लिविंग ग्रुप है तो रेट किसका ज्यादा हो जाएगा, 4 3 2 1। ये सबका सही था। नेक्स्ट बताओ। 3 2 1 बिल्कुल सही। माइनस एम है, ग्रुप लिखने की आदत डालो। पैरा पे माइनस एम होता है और मेटा पे क्या होता है, ओनली माइनस है, ठीक है ना। तो ऑब्वियसली, ठीक है, तो अगर आपको चीजें आती है ना तो विद इन अ सेकेंड बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8। 2 1 देखो, अब आप समझना, पहले दो मैं क्या दिया हूं, असाइक्लिक, और दो दिया हूं साइक्लिक। तो पहले तो ये बताओ कि स्टेरिक हिंड्रेंस किस में ज्यादा है, साइक्लिक वाले में या असाइक्लिक वाले में, साइक्लिक वाले में ज्यादा है। तो डेफिनेटली 1 2 पहले आएगा, ये 3 4 से। ये बात सबको समझ आई। अगर ये नहीं समझ आएगा तो फिर आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है। स्टेरिक हिंड्रेंस ऑब्वियसली ये बड़ा ग्रुप है तो ज्यादा है इन दोनों के कंपेरिजन, तो ये दोनों पहले आएंगे। अब 1 2 में तो जानते ही हो, ये तो क्वेश्चन कर ही चुके हैं। तो 2 greater than 1। अब आते हैं 3 4 में, OCH3 भी जानते हो, प्लस एम है, 4 greater than 3। समझ आया सबको।
नेक्स्ट बताओ, क्वेश्चन नंबर 9, 1 2 3 बेटा। इसमें भी लिविंग ग्रुप एबिलिटी, लिविंग ग्रुप एबिलिटी देखो, Cl माइनस अच्छा लिविंग ग्रुप होता है। उसके बाद देखिए क्या बन रहा है, O, ठीक है। O का नेगेटिव चार्ज किसके द्वारा रेजोनेंस में है, -m। तो ऑब्वियसली ये स्टेबल है, तो स्टेबल है तो जल्दी जाना चाहेगा, लेकिन क्लोरीन सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, ठीक है ना। इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे नेगेटिव चार्ज बहुत ज़्यादा स्टेबल। उसके बाद देखो क्या है, उसके बाद O माइनस CH3, अभी ये क्या है, प्लस वाला फैक्टर है, तो ये पुअर लिविंग ग्रुप हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, गुड लिविंग ग्रुप हो जाएगा। 1 2 3 सिंपल। बोलो क्वेश्चन नंबर 10 में 1 ग्रेटर देन 2 होगा, +m से भी कर सकते हो, ठीक है, अभी बताया था मैं इधर, तो 1 2 होगा, ठीक है। कोई डाउट? इसमें मैंने क्या बोला कि टेंथ को बनाने के दो तरीके हैं, ठीक है ना। एक तो आप +m बता दो, मुझे +m के ऑर्डर बता दो, OH ज़्यादा अच्छा +m ग्रुप है या NH2, NH2 क्यों है, एक तो ऑर्डर याद होना चाहिए, दूसरा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अगर NH2 का पावर ज़्यादा है तो इसमें ज़्यादा इलेक्ट्रॉन देगा, मोर इलेक्ट्रॉन। बोलो, ये ज़्यादा सप्लाई करेगा या OH ज़्यादा सप्लाई करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी खत्म हो जाएगी, कंपैरिजन में ये खत्म होगी और यहाँ नहीं होगी, ठीक है। एक तो ये तरीका है। दूसरा एक और चीज है, लिविंग ग्रुप एबिलिटी भी देख सकते हो, ठीक है ना। लिविंग ग्रुप एबिलिटी जैसे ऊपर देखे थे ना, लिविंग ग्रुप एबिलिटी, तो लिविंग ग्रुप एबिलिटी अगर देखना चाहो तो आप देख सकते हो। तो एक थंब रूल होता है, आप इनऑर्गेनिक में या फिजिकल में भी पढ़े होगे, वीकर बेस, वीकर बेस, पढ़े हो क्या ऐसा, वीकर बेस बेटर लिविंग ग्रुप, कहाँ पढ़े हो? अच्छा, मैं ही पढ़ाया था। तो वीकर बेस बेटर लिविंग ग्रुप, अब बोलोगे सर बेस बेस तो दिख ही नहीं रहा मुझे। हम्म, वीकर बेस, और तो ये है ना बेस, देखो ये एच, एच जोड़ देता हूं मैं सब में, तो ये क्या बन जाएगा, एसिड बन जाएगा। बोलो, अगर वीकर बेस है तो उसके कॉन्जुगेट बेस क्या होंगे, स्ट्रॉन्गर एसिड। बोलो, तो मैं ये भी कह सकता हूं कि स्ट्रॉन्गर एसिड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लिविंग ग्रुप एबिलिटी। तो आप मुझे बताओ, इसमें ऐड करोगे तो क्या बनेगा, वाटर, और ये बनेगा, अच्छा इसमें मैं इधर से लिख देता हूँ, वाटर बनेगा इससे, और इनसे क्या बनेगा, NH3। अब मुझे बता दो सबसे अच्छा बेस, सबसे अच्छा एसिड कौन है, अगर इन पांचों क्वेश्चन को मैं मिक्स कर देता। आप ध्यान से देखोगे तो सारे चैप्टर है एसिड हाइलाइड, इसलिए मैं ये बता रहा हूँ इतना, एसिड हाइलाइड, ये क्या है, एनहाइड्राइड, ठीक है। ये है आपका एस्टर, उसमें मैंने ऐड कर दिया कार्बोक्सिलिक एसिड भी और अमाइड भी, यही चैप्टर होता है अपने पास एल्डिहाइड कीटोन के अलावा। बोलो, ऑब्वियसली अगर इसमें एल्डिहाइड भी जोड़ दूं तो एल्डिहाइड सबसे ज़्यादा, फिर कीटोन, उसके बाद एसिड हाइलाइड, उसके बाद एनहाइलाइड, उसके बाद एस्टर, उसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड, सबसे लीस्ट रिएक्टिव कौन है, अमाइड, ठीक है। तो दूसरा तरीका है कि अब आप क्या देख लो, स्ट्रॉन्गर एसिड, तो HCl इनऑर्गेनिक एसिड है, याद है आपको, इनऑर्गेनिक एसिड है। इनऑर्गेनिक एसिड का pKa वैल्यू क्या होता है, निगेटिव में रहता है,
ठीक है। उसके बाद कहीं एसिड ये आता है कार्बोक्सिलिक एसिड, भाई ऑर्गेनिक तो यहीं से चालू होता है ना। ऑर्गेनिक एसिड कहाँ से चालू होगा? कार्बोक्सिलिक एसिड से। तो कार्बोक्सिलिक एसिड पहला ऑर्गेनिक एसिड है, उससे पहले इनऑर्गेनिक एसिड तो ज्यादा एसिडिक होता ही है। उसके जो कॉन्जुगेट बेस थे वो क्या थे? Cl माइनस। वो Cl माइनस शुड बी वीक बेस। तो वीक बेस आपको नहीं पता चल रहा है तो उसके करस्पॉन्डिंग क्या बना लो? एसिड बना लो। और उस एसिड की क्या देख लो? एसिडिक स्ट्रेंथ तो हम ऑर्गेनिक में बहुत अच्छे से देखते हैं। ठीक है। तो सबसे पुअर एसिड कौन होगा? अमोनिया। बोलो। मतलब मैं एक यहाँ पे ये भी बोल सकता हूँ कि लिविंग ग्रुप एबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के। समझ आया ये चीज? तो इन पांचों को मिला दें या इन दोनों को भी मिला दें तो दोनों तरीके से देख सकते। अब आदित्य समझ आया तुमको? ठीक है। तो इस तरीके से भी देखा जा सकता है। तो आप यहाँ पे ये ध्यान रखना कि एसिड हाइलाइड बहुत ज्यादा रिएक्टिव है डेरिवेटिव में, और अमाइड लिस्ट रिएक्टिव है। इससे एक बात और क्लियर होगा कि एसिड हाइलाइड के बहुत ज्यादा रिएक्शन हमको दिखेंगे, एनहाइड्राइड के थोड़े कम हो जाएंगे, एस्टर के और कम होंगे, एसिड के और कम होंगे, और अमाइड के बहुत ही कम हो जाएंगे। इसलिए अमाइड के बहुत ज्यादा रिएक्शन आपको दिखता नहीं है ऑर्गेनिक में। एक रिएक्शन है हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन। ठीक है। तो एक ही एकलौता रिएक्शन है इसका। और एक दो और है जो हम लोग देखेंगे जब इसको पढ़ेंगे तो। और एल्डिहाइड का रिएक्शन मैंने बोला था बहुत ज़्यादा होगा, फिर कीटोन का होगा, और फिर इन सब का थोड़े थोड़े होगा। अमाइड का तो बहुत ही कम हो जाएगा क्योंकि ये क्या है? लीस्ट रिएक्टिव। ठीक है। नेक्स्ट को डिस्कस करते हैं इसको। तो क्या आंसर आया 11 का? ठीक है। ये इसका पावर ज़्यादा है। ठीक है ना। तो ऑब्वियसली इसका ज़्यादा हो जाएगा। सेकंड में बताओ, एक ईस्टर है आपके पास, दिस इज योर ईस्टर, और ये है कीटोन, किसका ज्यादा होगा? कीटोन का। ठीक है ना। जानते ही हो प्लस है। इसमें देखो अगली बार ये एनहाइड्राइड लिया हूँ, और ये यहाँ पे पीएच, तो किसका ज्यादा होगा? टू ग्रेटर देन वन। हाँ तो वही तो बता रहा हूँ, पीएच में यहाँ पे रेजोनेंस हो रहा है, और इसमें किसका रेजोनेंस होगा? सीओ का। बोलो तो ज्यादा माइनस एम कौन हुआ? अच्छा माइनस एम कौन हुआ? ओ सीओ या ओ पीएच? तो रेट ज्यादा हो गया। यहाँ पे डबल बॉन्ड रेजोनेंस में है सीओ के द्वारा। ये लोन पेयर सीओ के द्वारा रेजोनेंस में है। क्या ये लोन पेयर डबल बॉन्ड के साथ रेजोनेंस में है? ज्यादा पावरफुल माइनस एम किसके पास है? अब बोलोगे सर पहले तो आप इसको प्लस एम बोलते थे, अभी माइनस एम क्यों बोल रहे हो? भाई इतना पार्ट तो दोनों में सेम है ना। कंपेयर। भाई यहाँ तक तो वही है, उसके बाद ये भी कम हिंडर्ड थोड़ी है। यहाँ तक तो दोनों में सेम है ना भाई। स्टेरिक हिंड्रेंस तो इस कार्बन पे चेक करते हैं ना। तो यहाँ तक इतना पार्ट तो दोनों में सेम है। दिख रहा है? उसके बाद क्या क्या चेंजेस है इसमें लोन पेयर सीओ के द्वारा रेजोनेंस है, तो ये माइनस एम है, और ये भी माइनस एम है। ज्यादा पावरफुल माइनस एम किसका है? एनहाइड्राइड, इसलिए टू ग्रेटर देन वन। क्वेश्चन नंबर 14। 14 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 3 स्टार डालोगे इसमें। ठीक है। 3 स्टार डालोगे।
देखो इसका आंसर होगा 1 2 3। ठीक है, एल्डिहाइड इज मोर रिएक्टिव देन कीटोन। रीजन वही है, ये CH3 का क्या है। अब देखो इस बार स्टेरिक हिंड्रेंस जो है ना बहुत ज्यादा डोमिनेट कर गया। देखो मैं साइज बना रहा हूँ, ये हाइड्रोजन का साइज बनाया हूँ और पीएच का ठीक ठाक साइड होगा। CH3 जैसा थोड़ा सा बड़ा होगा लेकिन CH3 जैसा ही होगा। तो 1 में तो किसी को डाउट नहीं होगा कि सबसे पहले रिएक्टिव कौन हो जाएगा, फर्स्ट। फर्स्ट में किसी को डाउट नहीं है। ठीक, अब सेकंड में अगर आप देखोगे तो स्टेरिक हिंड्रेंस यहाँ पे क्या है, कीटोन में ज्यादा है। बोलो, स्टेरिक हिंड्रेंस जो है वो इसमें ज्यादा है, लेकिन इसमें तो एक साइड हाइड्रोजन हो गया ना। तो स्टेरिक हिंड्रेंस इसका पूरा का पूरा रीजन क्या है, स्टेरिक हिंड्रेंस। अब अगर इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट इसमें सोचोगे तो गलत हो जाएगा। तो 15 देखो, 15 में हमने सब में स्टेरिक हिंड्रेंस क्या रखा है, कांस्टेंट। सब में कांस्टेंट है। तो जब स्टेरिक हिंड्रेंस कांस्टेंट है तो किस पे डिपेंड करेगा, इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर पे डिपेंड करेगा। तो इसलिए मैंने स्टार कराया आपको। ये ध्यान रखना, अगर कोई गलती से इसको प्लस एम बोल दिए तो होना क्या चाहिए था, हाँ 1 3 2 वाला कम होना चाहिए था, लेकिन ये ऐसा नहीं होता है। क्या रीजन क्या है, स्टेरिक हिंड्रेंस। ठीक है, किसी को कोई डाउट इसमें। नहीं, वीक की बात नहीं है। RHI रूल में हम सबसे पहले क्या देखेंगे, -m देखेंगे या -I देखेंगे, या फिर प्लस एम और ये -I में प्लस एम देखेंगे ना। RHI रूल यही कहता है ना। RHI रूल क्या कहता है, प्लस एम कैसे हुआ। चलो बेंजीन ये वाला है कंपाउंड है, बेंजीन का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाऊंगा तो क्या ऐसा बनाऊंगा, मैं एरो सही बना रहा हूं। तो क्या ये इस कार्बोनिल कार्बन पे इलेक्ट्रॉन जा रहा है, तो क्या बोलूंगा, प्लस एम बोलूंगा। वही प्लस एम बोल रहा था मैं। ठीक है, बोलोगे सर यहाँ पे तो आप इसको -m बोल दिए थे। एरो का डायरेक्शन देखना है कि कौन इलेक्ट्रॉन किधर जा रहा है। प्लस एम सबको क्लियर हुआ। हाँ बोलो। तो वही तो बोला, स्टेरिक हिंड्रेंस कांस्टेंट है यहाँ पे। क्या यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस कांस्टेंट है 14 में, तो इसीलिए स्टेरिक हिंड्रेंस हो गया ज्यादा, डोमिनेट कर गया स्टेरिक फैक्टर। स्टेरिक हिंड्रेंस जिसमें ज्यादा है उसका रेट कम हो गया। अबे हाँ या ना, कुछ तो बोलो। इसमें दो दो प्लस एम है, तो बताओ किसका ऑर्डर होगा, क्या ऑर्डर होने वाला है 15 का। समझ आया। तो 15 वाले क्वेश्चन में इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर देखे हैं और 14 क्वेश्चन में क्या देखे हैं, स्टेरिक फैक्टर देखे। समझ आया, किसी को कोई भी डाउट है इसमें। पहला रिएक्शन हम लोग देखेंगे विथ HCN, हाइड्रोजन साइनाइड। ठीक है, हाइड्रोजन साइनाइड के साथ रिएक्शन देखना है किसका, एल्डिहाइड और कीटोन का। अगर आप इसका रिएक्शन हाइड्रोजन साइनाइड के साथ करते हो, थोड़ा सा स्लाइटली एसिडिक या बेसिक मीडियम लेना पड़ता है, अभी पढ़ेंगे क्यों ऐसा। एनीवे प्रोडक्ट ये बनता है। क्लियरली आप समझ सकते हो कि क्या हुआ होगा, ये किस में ब्रेक होगा, H+ एंड Cn-।
ये इक्विलिब्रियम का साइन क्यों लगा रहा हूँ आपको पता है? तो आपको पता ही है वे वीक इलेक्ट्रोलाइट है, तो ये उतना आपका सेपरेट नहीं हो पाएगा, तो इसलिए ये इक्विलिब्रियम वाला साइन है। तो इसी के लिए हमें एसिडिक या बेसिक मीडियम लेना पड़ेगा, ठीक है ना। तो उसमें क्या होगा कि ये इजिली सेपरेट हो जाएगा। तो अभी हमको पता है कि ये वाला रिएक्शन क्या है, पार्शियल पॉजिटिव है, और ये सी एन माइनस, ठीक है। मतलब हम ऐसा प्रॉपर एसिड या बेसिक मीडियम लिए जिससे ये सेपरेट हो चुका है, ठीक है। इक्विलिब्रियम पे नहीं ध्यान दे रहे हैं, हम ये मान के चल रहे हैं कि सी एन माइनस यहाँ से सेपरेट हो चुका है और यहाँ पे अटैक कर दिया। अटैक करने के बाद क्या बनेगा बताओ? आर सी ओ, हर बार वही रिएक्शन, ओ माइनस, सी एन अटैक किया, और एच आर। आपको पता ही है एच आर पुअर लिविंग ग्रुप होता है, कोई चांस नहीं है इसको लीव करने का। तो ओ माइनस का क्या होगा, वर्कअप हो जाएगा, ठीक है ना। तो सिस्टम में हमेशा वाटर तो रहता ही है, तो ये वाला इसके पास आएगा और फाइनली ये प्रोडक्ट बन जाएगा। इसको बोलते हैं साइनोहाइड्रीन। ये जो प्रोडक्ट बना ना, इसको क्या बोलते हैं? साइनोहाइड्रीन, ठीक है। हाँ देखो, अगर हम लोग यहाँ पे सपोज एक कंटेनर है, ठीक है। इसी क्वेश्चन को ऐसा पूछा जा सकता है कि इसमें हमने ले लिया आर सी ओ एच आर, और हमने ले लिया इसमें एच सी एन, ठीक है ना। इसमें हमने ले लिया एच सी एन, एच सी एन ले लिया, ठीक। अब अगर इसका रेट अगर R1 है, अब दूसरी बार हम लोग इसमें क्या ले लेते हैं, मीडियम थोड़ा सा एसिडिक लेते हैं, मतलब इसमें एसिड में डाल दिए, ठीक है। एसिड में क्या डाल दिए, ये सारी चीज, आर सी डबल बॉन्ड एच आर और प्लस एच सी एन। आपको इतना पता है कि ये रिएक्शन काफी स्लो हो रहा है, बहुत ही स्लो हो रहा है। ये क्यों स्लो हो रहा है? क्योंकि H यहाँ से सेपरेट होना नहीं चाह रहा। ये तो पता है ना कि ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है, तो ये सेपरेट नहीं होना चाह रहा। जब आप उसको एसिड में डाल दोगे तो क्या होगा? एसिड में डालने से क्या होगा बताओ जरा। सपोज ये R1 है, ठीक है। अब इसमें HCN के अलावा क्या क्या है, एसिड भी है। क्या रिएक्शन होने वाला है, मैं दूसरा आपसे पूछता हूँ क्वेश्चन के फॉर्म में। रेट किसका ज्यादा होगा? क्वेश्चन नंबर 2। अगर मान के चलो हमारे पास यही सेम चीज था, आर सी ओ एच आर था कंटेनर में, और एच सी एन था, ठीक है। अब हम सपोज मान के चलो ये इसमें हमने बेस डाल दिया, यहाँ पे एसिड डाला, यहाँ पे बेस डाल दिया, ठीक है। कंटेनर में बेस है, बेस है, और साथ में क्या है, वही एल्डिहाइड और कीटोन, ठीक है। अब मुझे बताइए आप, रिएक्शन पहले फास्ट होगा या एसिड डालने के बाद फास्ट होगा? ऑब्वियसली क्लियर सी बात है, यहाँ पे आप जान रहे हो कि ये रिएक्शन काफी स्लो क्यों है, क्योंकि ये सेपरेट नहीं हो पा रहा, ठीक है। और ये आपका क्या है, वीक न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है। वीक इलेक्ट्रोलाइट है, तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं इसको, वीक न्यूक्लियोफाइल। तो ये वीक न्यूक्लियोफाइल इस पे रिएक्ट नहीं करेगा, ठीक है। मतलब ये रिएक्शन तो होगा लेकिन साइनोहाइड्रिन बहुत ही स्लो बनेगा। जैसे ही इसमें आप एसिड डाल दोगे, तो आप मुझे बताओ एसिड डालने से क्या होता है। एसिड डालने से, इस कंटेनर में अगर एसिड डालेंगे तो कौन सा रिएक्शन होगा? कार्बोनिल कंपाउंड पे लोन पेयर है, ठीक है। अगर हम H प्लस डालेंगे तो कौन सा रिएक्शन होगा बताइए? आर सी ओ। क्या ये एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगा? ये आपका लोन पेयर बेस होता है। ये एसिड बेस रिएक्शन आपको हमेशा ध्यान रखना है कैसे होता है। एसिड बेस रिएक्शन होके अब मुझे बताओ, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे ज्यादा है, रिएक्टेंट साइड या प्रोडक्ट साइड?
किस पे पार्शियल पॉजिटिव ज्यादा है, रिएक्टेंट साइड ज्यादा है या प्रोडक्ट साइड? प्रोडक्ट साइड। इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ये भी है, लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिव पे पॉजिटिव चार्ज आने से और इलेक्ट्रॉन खींचेगा, पार्शियल पॉजिटिव मोर। अब वीक से वीक न्यूक्लियोफाइल भी अटैक कर देगा, Cn माइनस इजिली अटैक कर देगा, तो इसमें रेट क्या हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा। अगर किसी कंटेनर में, इसीलिए वो मैं बोल रहा था कि यहाँ पे अगर आप एसिडिक मीडियम लेते हो तो रिएक्शन क्या होगा, ये जो स्लो हो रहा था अब वो फास्ट होने लगेगा। तो एसिड कैटालाइज मैकेनिज्म हो गया ये, मतलब एसिड डालने से रिएक्शन क्या हो गया, फास्ट हो गया। समझ आया ये चीज? अब आते हैं बेस में। आप मुझे बताओ बेस डालने से क्या होगा, रिएक्शन स्लो होगा या फास्ट होगा? स्लो होगा, पक्का स्लो होगा। अगर हम बेस डालते हैं तो, तो भी रिएक्शन फास्ट होगा। रीजन क्या है, अब अगर बेस आप लेते हो तो बेस क्या करेगा बताओ, HCN में बेस डालने से क्या होगा, H2O बनेगा और Cn माइनस बन जाएगा, कंप्लीट Cn माइनस बनेगा। इस बार कोई रिएक्शन रिवर्सिबल नहीं है। समझ आया ये वाला? क्योंकि देखो बेस का तो इनके साथ तो कोई रिएक्शन होने से रहा, इस बार रिएक्शन किसके बीच हो रहा है, इनके बीच हो रहा है। अगर ये Cn माइनस बना तो Cn माइनस जल्दी दे देगा, तो जल्दी अटैक हो जाएगा। ठीक है, तो एक बार क्या हो रहा है, एक बार आपका ये सेपरेशन जल्दी हो जा रहा है और एक बार क्या हो रहा है, पार्शियल पॉजिटिव ज्यादा हो रहा है। मतलब एक बार आप इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर को एक्टिवेट कर रहे हो और दूसरी बार आप न्यूक्लियोफिलिक सेंटर को एक्टिवेट कर रहे हो। ठीक है, तो आइदर एसिड या बेस। ठीक है, रिएक्शन अकर स्लोली व्हेन प्योर HCN इज यूज्ड, but rapidly when a small amount of acid and base is added. Clear? Reaction is also known as साइनोहाइड्रीन फॉर्मेशन। ठीक है ना, यहाँ पे आप जो बनाते हो इस स्पीसीज का नाम है, एक कार्बन से OH और Cn लगा हो, इसको बोलते हैं साइनोहाइड्रीन। ठीक है, when aldehyde ketone reacts with hydrogen cyanide, product is known as साइनोहाइड्रीन। क्वेश्चन करो, राइट द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द गिवन रिएक्शन। ठीक है, तो HCN का यूज करते हुए आपको यहाँ पे साइनोहाइड्रीन बनना, जैसे मैं एक बना के बताता हूँ, क्या करना है बताओ। ठीक है, ऑब्वियसली यहाँ पे उस मात्रा में एसिड या बेसिक मीडियम लिया होगा। ठीक है, पीएच यहाँ पे मेंटेन होगा। ठीक है ना, ऑब्वियसली यहाँ पे पीएच जो है ना 7 नहीं होगा, ऐसा मेंटेन हुआ होगा जिसमें साइनोहाइड्रीन बन रहा है। ठीक, तो आपको एसिड बेस के बारे में यहाँ नहीं सोचना है, साइनोहाइड्रीन बना देना है। तो साइनोहाइड्रीन कैसे बनाते हैं, एक कार्बन से OH, दूसरे कार्बन से Cn। ठीक है, ठीक है। अब इसमें लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, ये रिएक्शन सबको आता है, पढ़े है ना, अब बताया था लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, इसलिए पढ़ाया था मैं पहले ही, ऑक्सीडेशन रिडक्शन चैप्टर में इसको पढ़ा दिया था, क्योंकि हमें इस तरह से एक आध स्टेप यूज कर लेगा। तो बताओ बी क्या आएगा, हाइड्रोलिसिस बता चुका हूं क्या होता है। देखो इसमें साइनाइड रिड्यूस करेगा या अल्कोहल, दो ही फंक्शनल ग्रुप है ना, कौन रिड्यूस करेगा, बी, बी वाला पार्ट क्या होगा, ये अल्कोहल है और ये आपका साइनाइड है। ठीक है, कौन सा रिड्यूस होगा, साइनाइड। साइनाइड रिड्यूस करके क्या बनाता है, याद है किसी को, प्राइमरी अमीन RCH2NH2, बस वही चीज बना दो। पीएच OH एज इट इज रह जाएगा, ये H और ये CH2NH2। समझ आया ये चीज? नेक्स्ट है हाइड्रोलिसिस, दिस स्टेप इज नोन एज हाइड्रोलिसिस।
ठीक है ना, इसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोलिसिस। वाटर के द्वारा बॉन्ड की ब्रेकिंग। हाइड्रोलिसिस कुछ ऐसा होता है, मैं फिर से एक बार बता देता हूँ आपको। हाइड्रोलिसिस में देखो 3 मोल क्या करने हैं, वाटर के ऐड कर देने। कितने मोल, 3 मोल। क्यों 3 मोल ऐड कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे 3 पाई बॉन्ड है, तीनों ब्रेक हो जाएगा। दिस इज नोन एज हाइड्रोलिसिस, वाटर के द्वारा बॉन्ड की ब्रेकिंग। मुझे बताओ क्या बनेगा यहाँ पे, पीएच, ओएच तो एज इट इज रहेगा, ये बॉन्ड नहीं ब्रेक हो रहा है, ठीक है, ये एच, और ये क्या बन जाएगा, सी एन क्या बन जाएगा बताओ। सी एन में 3 OH लगा के देखो, कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, ऐसे स्पीशीज को पता है क्या बोलते हैं, अल्फा हाइड्रोक्सी, क्या बोलेंगे इसको, अल्फा हाइड्रोक्सी, अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है ना, अल्फा पोजीशन पे हाइड्रोक्सी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन बना के देखो। इस बार प्रोडक्ट दे दिया है, तो पूछ रहा है कि 1 क्या लें, कोशिश करो बनाने की। क्या ये प्राइमरी अल्कोहल है, प्राइमरी अल्कोहल है ना। प्राइमरी अल्कोहल से एल्डिहाइड बनाने का क्या तरीका था, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेते थे, बोलो भाई, ये क्या हो रहा है, ठीक है ना, ये ऑक्सीडेशन हो रहा है ना, प्राइमरी अल्कोहल एल्डिहाइड बन रहा है। अब वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन कौन थे, हाँ पीसीसी काफी कॉमन थे, तो पीसीसी ले लो। ठीक है, बाकी 5 वीक वाला बताया हूँ, पीसीसी कॉमन है, पीसीसी ले लो, पीडीसी ले सकते हो। ठीक है ना, नेक्स्ट बताओ, नेक्स्ट में क्या है, ये यहाँ पे क्या लें जिससे थर्ड बने, और थर्ड में प्रोडक्ट दे दिया है, तो यहाँ क्या लें, तो आइडिया लग गया कि HCl लेंगे। हाँ HCl जैसे ही लेंगे तो क्या बनाएगा, साइड्रोहाइड्रिन बन जाएगा। तो देखो, मैं यहाँ पे HCl लिया, तो देखो प्रोडक्ट जरा देखना क्या बनेगा, बिल्कुल सिंपल है। इस कार्बन से क्या जोड़ दो, Cn, ठीक है, और उसी कार्बन से OH जोड़ दो, क्लियर, हाइड्रोजन एज इट इज, ये बन गया। अब मुझे बताओ, इसमें ये बनाने के लिए क्या लेना पड़ेगा, ये देखो, ये कब बना था, फोर्थ क्या लेंगे, लिथियम एल्यूमिनियम। समझ आया, तो क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट जल्दी से देखते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड में आप देखोगे तो HCl साइनोहाइड्रीन, ठीक है ना, एक OH, एक Cn, H H, हाइड्रोलिसिस से क्या बन जाएगा, OH एज इट इज रहेगा, और ये बन जाएगा C OH। ठीक है ना, सिमिलरली NH4Cl जो है ना, यहाँ से ये इस तरह से है, अमोनिया प्लस HCl। ठीक है ना, तो यहाँ से NH2 न्यूक्लियोफाइल है, इसको रिप्लेस कर देगा। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड बनने वाला है, उसका नाम है, आगे चल के हम लोग बायोमॉलिक्यूल में इसको पढ़ेंगे, इसको बोलते हैं अल्फा अमीनो एसिड। ठीक है, 20 अल्फा अमीनो एसिड पढ़ने हैं अपन को। ठीक है, अल्फा अमीनो एसिड बोलते हैं इसको, और इस अल्फा अमीनो का नाम है ग्लाइसिन। ठीक है ना, 20 अमीनो एसिड हम लोग को पढ़ने हैं, ग्लाइसिन है। ग्लाइसिन इकलौता एक अमीनो एसिड है जो ऑप्टिकल इनएक्टिव है। क्यों, चूंकि इसके पास देखो कायरल कार्बन नहीं है, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, लेकिन जब हम दूसरा रिएक्शन करने वाले हैं, तो यहाँ पे सेम रिएक्शन से क्या बनेगा, मैं डायरेक्ट करता हूँ, यहाँ पे NH2 आएगा, ध्यान देना, ये H है और ये CH3 है, और ये क्या आएगा, COOH। देखो एक ही कार्बन पे अगर हमारे पास NH2 भी है और एसिड भी है, इसका नाम होता है अल्फा अमीनो एसिड।
दैट इज ऑल्सो नोन एज सिंपली अमीनो एसिड। और ऐसे 20 अमीनो एसिड होते हैं। 20 अमीनो एसिड में से 10 एसेंशियल होते हैं और 10 नॉन एसेंशियल होते हैं। अभी जस्ट मैं इसका नेम बता रहा हूँ कि ये कैसे आया। आ, हमारे पास एक बायोमोलिक्यूल चैप्टर है, ठीक है ना, लास्ट चैप्टर, उसमें हम लोग इसके डिटेल में पढ़ने वाले हैं। अभी बस मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ग्लाइसिन जो हम किससे बना सकते हैं, साइनोहाइड्रीन फॉर्मेशन, हाइड्रोलिसिस एंड NH4Cl के सिंपल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से यहाँ पे NH2 आ गया और क्या बन गया, ग्लाइसिन बन गया। नेक्स्ट में क्या बन गया, इसका नाम क्या है, इसका नाम है एलानीन, ठीक है ना। अभी रटना नहीं है ये सब नेम, ठीक है ना, एलानीन, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। बाकी तो सिमेट्रिकल है, देख ही लोगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, इसमें भी वही है, HCN का रिएक्शन है, क्या होगा बताओ। इस तरह से कंपाउंड आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा, OH। साइक्लिक में भी ऐसा कर सकता हूँ मैं, और ये एज इट इज रह जाएगा। हाइड्रोलिसिस से जानते ही हो क्या होगा, समझ पा रहे हो ना। साइक्लिक कंपाउंड भी है तो वैसे ही होगा, OH C OH। लास्ट में बताया NH4Cl में क्या आता है, NH2 आता है, ये एज इट इज रहेगा, इसके स्टीरियो कोई चेंजेस नहीं। यहाँ पे क्या आ जाएगा, NH2, वही अमीनो एसिड बन गया। इस अमीनो एसिड का कोई नाम नहीं है एज एज सच। तो 20 अमीनो एसिड जो है ना वो फिक्स है। मैं जस्ट आपको यहाँ पे टच दिया कि एक ग्लाइसिन बनेगा और दूसरा एलानिन बनेगा, ठीक है। ऐसे बहुत सारे अमीनो एसिड बन सकते हैं जिसके नेम हमें नहीं पता, ठीक। नेक्स्ट में देखो, नेक्स्ट में भी वही दोनों साइड एच है, ठीक है। तो ये तो हम बना ही चुके हैं, क्या आएगा बताओ मुझे। यहाँ पे आएगा OHCN, साइनोहाइड्रीन। हाइड्रोलिसिस से क्या बन जाएगा, CN किस में कन्वर्ट हो जाएगा, COOH, ठीक है। सब सिमिलर टाइप रिएक्शन है। अब इसको हीट कर रहे हैं, ठीक है। हाँ बोलो, ठीक है। तो ये रिएक्शन HCN का कर चुके हैं, हाइड्रोलिसिस भी कर चुके हैं, लेकिन इस बार हमने NH4Cl नहीं लिया, देखो हीट लिया हूं। तो आपको मैंने बताया था अल्फा, अल्फा हाइड्रोक्सी, अगर किसी को याद हो, अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड को हीट करने से क्या मिलता है, तो फिर बीटा कीटो से क्या होता है, बीटा कीटो एसिड से क्या होता है, यहाँ भी डिकार्बोक्सिलेशन। अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड कहाँ पढ़ाया हूँ डिकार्बोक्सिलेशन होता है, दिखा सकते हो कहीं पे। डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन में क्या मैं अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड बोला हूँ, क्या था वहां पे, 3 रिएजेंट थे, जल्दी से बताओ वहां पे कौन कौन थे। एक तो ये थे बीटा कीटो एसिड, हाँ, और एक जेम 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 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, ये अल्फा हाइड्रोक्सी तो था ही नहीं, ठीक है। तो कहीं का कुछ भी मत बोल दो, ठीक है। तो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोक्सी कीटो एसिड है, ठीक है। पहले मैं आपको बीटा वाला बता देता हूँ। बीटा वाले में प्रोडक्ट ये हो जाएगा, सिर्फ हीट लिखा है, मैं हीटिंग इफेक्ट बता रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। बीटा में क्या होता है, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है। हीट का यूज बता रहा हूँ कि यहाँ से क्या हो रहा है, डिहाइड्रेशन हो रहा है, ठीक है। दिस रिएक्शन इज नोन एज डिहाइड्रेशन, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा था, हाइड्रेशन हो रहा था, मतलब हाइड्रोलिसिस हो रहा था। दिस स्टेप इज नोन एज हाइड्रोलिसिस। यहाँ पे क्या हो रहा है, डिहाइड्रेशन हो रहा है। अब बीटा में ये हो रहा है, लेकिन अल्फा में क्या होगा, तो अल्फा को ध्यान से देखना, ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक। इसी कार्बोक्सिलिक एसिड को मैं क्या ऐसा लिख सकता हूँ, क्या मैं इसी कार्बोक्सिलिक एसिड को इस तरह से लिख सकता हूँ, देखो जरा, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ इसको, यहाँ, हाँ यहाँ से हम क्या ले सकते हैं, HOH, ठीक है ना।
यहाँ पे फिर से वही चीज H, इस रिएक्शन को क्या बोलेंगे, डाइमर, डाइमराइज हो गया ये। मतलब यहाँ एक बॉन्ड बन जाएगा, वाटर निकलेगा तो, ठीक है। मतलब यहाँ पे 2H2O निकला, और प्रोडक्ट कैसा दिखेगा बताओ, 1 2 3, 1 2 3, कितने मेंबर रिंग बन रहे हैं, 4 5 6, क्या एक 6 मेंबर रिंग बन जाएगा, देखो जरा, क्या यही बनेगा, बोलो। तो 6 का आंसर ये है, बीटा में ये है, बीटा कीटो एसिड। यहाँ पे क्या होगा हीट करने से, ये प्रोडक्ट बनेगा, ये तो पहले से ही जानते हो। तो आपको समझ में आ रहा है कि हाइड्रोक्सी का रिएक्शन है ये। कीटा तो मैं बस आपको कंपैरिजन के लिए दे दिया कि यहाँ पे -CO2, मतलब CO2 निकल रहा है, यहाँ पे H2O निकल रहा है, दोनों में फर्क समझ आया। अब आते हैं गामा। गामा में क्या होगा, गामा में इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन हो जाएगा, ऐसा कुछ हो जाएगा, ये वाला देख लो, ठीक है। यहां से हम लोग इस तरह से निकाल रहे हैं इसको, यहाँ भी वाटर निकल रहा है। देखो सिंपल सा लॉजिक है, प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी पे डिपेंड करता है कि किससे क्या बनाओगे। अल्फा में क्या ऐसा वाला चीज बन सकता था क्या, अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या मुझे अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड बन सकता था क्या, तो इसीलिए डिहाइड्रेशन नहीं हुआ, सिंपल वाला 2H2O मिलके डाइमर बना लिया, ठीक। बीटा कीटो एसिड तो यहाँ का है ही नहीं। लेकिन जब गामा ले लेंगे तो गामा में देखो क्या हो गया, साइक्लाइजेशन हो गया, समझ रहे हो, इंट्रामोलिकुलर, मतलब यहाँ से और यहाँ से वाटर निकल के साइक्लिक रिंग बना लिया। इस तरह से डेल्टा हो जाए, गामा तक तो देख लिया, डेल्टा हो जाएगा तो क्या होगा, 6 मेंबर रिंग हो जाएगा, ठीक है। तो हल्का सा मैं आपको हीटिंग इफेक्ट बताया हूँ कि कार्बोक्सिलिक एसिड को हीट करने से क्या क्या बनता है, अल्फा में अलग प्रोडक्ट बन रहा है, बीटा में अलग प्रोडक्ट बन रहा है, गामा में अलग प्रोडक्ट बन रहा है, समझ आया, ठीक है। दूसरा रिएक्शन है आपका रिएक्शन विथ, दूसरा रिएक्शन होगा रिएक्शन विथ अमोनिया डेरिवेटिव, अमोनिया डेरिवेटिव। अमोनिया डेरिवेटिव का क्या मतलब है, अभी आपको पता चल जाएगा। अभी हम लोग सिंपल इसका रिएक्शन किसके साथ करा रहे हैं, कोई एल्डिहाइड कीटोन होगा, ठीक है, उसका रिएक्शन हम लोग एसिडिक मीडियम में किसी अमोनिया डेरिवेटिव से कराएंगे। अमोनिया डेरिवेटिव का मतलब ये है कि जैसे अमोनिया क्या होता है, NH2H होता है, डेरिवेटिव में ये H रिप्लेस होकर कुछ भी आ सकता है, NH2OH आ जाए, ठीक है, NH2 आ जाए, इस तरह से कोई भी रिएक्शन हो सकता है, ठीक है। तो सिंपल सा रिएक्शन है, देख लो। सबसे पहले मैं अगर आपको मैकेनिज्म से पहले अगर मैं आपको सीधा सीधा प्रोडक्ट बताऊं तो करना कुछ नहीं है, इस तरह से अगर ये R और ये H या R, सीधा सीधा यहाँ से आप क्या निकाल दोगे, एक वाटर निकाल दोगे। तो देखो यहाँ से वाटर निकलेगा तो क्या होगा, इसके 2 बॉन्ड फ्री होंगे और इसके भी 2 बॉन्ड फ्री होंगे, क्या इन दोनों में डबल बॉन्ड बन जाएंगे, ध्यान से देखना, CON ये बन जाएगा, जो भी यहाँ रहेगा RH जो भी रहेगा ये आ जाएगा, और H। तो देखो मैंने किससे रिएक्शन किया कराया, अमोनिया से रिएक्शन कराया। अमोनिया से रिएक्शन कराने से क्या बना,
इसको बोलते हैं इमीन। ठीक है, अमोनिया से जब रिएक्शन कराओगे तो क्या बनेगा आपको, इमीन बनेगा। ठीक है ना, C डबल बॉन्ड NH को इमीन बोलते हैं। तो यहाँ पे बस टर्मिनोलॉजी सिखा रहा हूँ। क्या ये अमोनिया है? अमोनिया नहीं है, ये क्या है, हाइड्रोक्सिल अमीन। हमने H को रिप्लेस किससे किया है, OH से। तो इसको क्या बोलूंगा मैं, हाइड्रोक्सिल, हाइड्रोक्सिल अमीन। ये था हाइड्रोक्सिल अमीन। तो हाइड्रोक्सिल अमीन में भी वही चीज करना है, यहाँ से 2H और ये वाटर निकला, जस्ट लाइक दिस। क्या बनेगा बताओ, R C डबल बॉन्ड N, यहाँ पे R और H। क्लियर है? यहाँ क्या आएगा, यहाँ H आता था तो यहाँ क्या आएगा, OH। इसका नाम है ऑक्साइम। ठीक है, क्लियर हो रहा है ये चीज। नेक्स्ट में क्या होगा, नेक्स्ट में भी 2H निकालोगे, क्या बनेगा, RCN NH2। नेक्स्ट में क्या बनेगा, C डबल बॉन्ड N NHPH। समझ पा रहे हो कि नहीं, सब में सेम है, N NH, सब वही चीज कॉमन हो रहा है, NO2 NO2। नेक्स्ट में क्या होगा, वही CN NH CONH2। रिएक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से ये कुछ भी नहीं है, सभी सिमेट्रिकल है। सिर्फ टर्मिनोलॉजी सिखा रहे हैं कि इसको बोलते हैं हाइड्राजीन। दिस इज नोन एज हाइड्राजीन। ठीक है ना, इसको क्या बोलते हैं, हाइड्राजीन। बट ये वाला जो है ना, हाइड्राजीन बोलते हैं इसको। बट ये वाले का नाम क्या है, नेम इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, इसको बोलते हैं हाइड्राजोन। ठीक है, तो टर्मिनोलॉजी अगर आपको कहीं आ गया तो पता होना चाहिए कि हाइड्राजीन NH2 है, या फिर N2H4 बोल सकता है। हाइड्राजोन क्या है, C डबल बॉन्ड N NH2। यहाँ पे मैं क्या बोलूंगा, अगर ये हाइड्राजीन है तो उसमें मैंने क्या किया है, देखो ध्यान से। एक हाइड्रोजन को रिप्लेस किससे किया है, पीएच से। बाकी तो इतना तो सेम ही है। तो इसको मैं क्या बोलूंगा, एन फिनिल, एन फिनिल हाइड्राजीन। तो ये वाला क्या होगा, एन फिनिल हाइड्राजोन। समझ रहे हो, तो दो तीन टर्मिनोलॉजी याद रखना है। ऑक्जाइम तो पहले से ही बताया हूँ मैं फंक्शनल ग्रुप में, इमीन भी पहले से जानते हो, यहाँ पे हाइड्राजोन सिखाया। ठीक है, अगला वाला 2,4-DNP इसी को बोलते हैं। ठीक है, अगर आप इसकी नंबरिंग करोगे तो 1 2 3 4, दिस इज नोन एज 2,4-DNP। ठीक है ना, 2,4-DNP क्या होगा, डाई नाइट्रोफिनिल हाइड्राजीन। तो यहाँ पे नाम क्या होगा, 2,4-डाई नाइट्रोफिनिल हाइड्राजोन। और इस लास्ट वाले को बोलते हैं सेमी कार्बाजोन, सेमी कार्बाजाइड, सेमी कार्बाजाइड। ठीक है, और इसको क्या बोलेंगे, सेमी कार्बाजोन। ठीक है, तो सिंपल सब में जोन जोन आ रहा है। ठीक है, तो ये कुछ टर्मिनोलॉजी थी जो अमोनिया डेरिवेटिव। तो अमोनिया डेरिवेटिव का मतलब ये है कि H के अलावा ये सारे ग्रुप डाल सकता है। ठीक है, कोई डाउट है इसमें किसी को, सब में वाटर निकाल के हम बना रहे हैं। अगर हम इसमें क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन ऐसा आ सकता है, ये कीटोन दिख रहा है, कीटोन में क्या करना है, यहां से CO और यहां से H हट जाएगा, क्या बन जाएगा बताओ, C डबल बॉन्ड N NH2। आंसर हो गया, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। यहां से CO और यहां से H, एक बार आपको पता चल गया,
तो फिर हो गया NOH, यही क्या है, ऑक्साइम है। इसमें आपसे ऑक्साइम से ये भी पूछ सकता है कि जो बनने वाला ऑक्साइम है वो नंबर ऑफ ऑक्साइम कितना होगा। तो एक ये ऑक्साइम हो सकता है और एक ये भी ऑक्साइम हो सकता है, दोनों की इक्वल पॉसिबिलिटी है। एक ये भी तो हो सकता है। वैसे भी आप ज्योमेट्रिकल आइसोमर में पढ़े हो इसको, कि जिसमें अगर ज्योमेट्रिकल आइसोमर होता है उसमें दो बना सकते हैं, एक सीन ऑक्साइम बना सकते हैं और एक एंटी ऑक्साइम बना सकते हैं। याद आ रहा है? अगर मैं ऐसा क्वेश्चन लेता, फॉर्मल्डिहाइड से रिएक्शन करा देता किसका, हाइड्रोक्सिल अमीन का, कितने ऑक्साइम बनते, नंबर ऑफ ऑक्साइम। यहाँ भी ऑक्साइम बनता ना, यहाँ से दो H और यहाँ से वो। ठीक है, तो इस तरह से नंबर ऑफ ऑक्साइम पूछ लिया जाएगा। तो क्या यहाँ पे ऑक्साइम दो बन पाते? ठीक है, तो क्यों नहीं बन पा रहा है? हाँ, मतलब ज्योमेट्रिकल आइसोमर भी नहीं है यहाँ पे, नो GI। अगर GI ही नहीं है तो दो कैसे बनेंगे? यहाँ पे GI था, यस, GI है, तो दो बन रहे हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो, थर्ड में क्या होगा, दो दो CO बॉन्ड है, तो यहाँ से इसको हटा देंगे और दूसरा इसको हटा देंगे, तो क्या होगा बताओ, क्या एक ऐसा प्रोडक्ट बन जाएगा? यहाँ डबल बॉन्ड N आ जाएगा, N सिंगल बॉन्ड N है, बोलो, कोई डाउट इसमें? अगर हम इसकी मैकेनिज्म की बात करें तो बहुत सिंपल सा मैकेनिज्म, मैंने बोला था कि सबसे पहले क्या ले लेना है, स्लाइटली एसिडिक मीडियम रखना है यहाँ पे। ठीक है ना, यहाँ पे जो pH है वो मेंटेन रहेगा, 4 to 6 रखता है, तो एसिड है। तो एसिड आप जानते ही हो क्या करता है, ये रिएक्शन कर लेता है। तो क्या बनेगा बताओ मुझे, RCOH पे पॉजिटिव, ये पहला रिएक्शन हो गया एसिड बेस रिएक्शन। ठीक है, अब उसके बाद सपोज हम इसमें से हाइड्रोजन बहुत कॉमन है तो मैं हाइड्रोजन लेने वाला हूँ। ठीक है, तो हाइड्रोजन के ऊपर लोन पेयर होता है, लोन पेयर जानते ही हो आप, न्यूक्लियोफाइल का काम करता है, भले वीक न्यूक्लियोफाइल है लेकिन होता तो है। और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज ये मैं क्यों किया हूँ, पार्शियल पॉजिटिव बढ़ाने के लिए किया हूँ, क्योंकि मुझे पता है अमोनिया, ये हाइड्रोजन क्या है, वीक न्यूक्लियोफाइल है। तो वीक न्यूक्लियोफाइल के कारण मैंने पार्शियल पॉजिटिव पहले ही इंक्रीज करा लिया। ठीक है ना, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर को एक्टिवेट करा लिया। अब ये आसानी से यहाँ पे अटैक करेगा, क्या बनेगा बताओ मुझे, RC, यहाँ से O- होगा, नीचे क्या आएगा बताओ, बोलो, NH2 आएगा। अब NH2 मानते हो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगी इस पे, और साथ में NH2 भी है, भाई नाइट्रोजन पे 4 बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज आएगी ना। अगले स्टेप में मैं डायरेक्ट बताना चाहूंगा, अगले स्टेप में क्या होगा, O- से क्या बन जाएगा, OH बन जाएगा, जो हमेशा बनते आया रिएक्शन में, वाटर से लेके OH बन जाएगा। ठीक, क्लियर हो रहा है ये चीज? ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट स्टेप होता है इंट्रामोलिकुलर एसिड बेस रिएक्शन। ये जो H है वो क्या है, यहाँ जो, जब ये OH बन चुका है और ये जो है ना, इनके पास जो हाइड्रोजन है एक, वो हाइड्रोजन जो है किसको दे देगा, इनको दे देगा। एसिड बेस रिएक्शन मतलब यहाँ का जो लोन पेयर है ये एज अ बेस काम किया, और N का जो H है वो किसके जैसा काम किया, एसिड के जैसा। एसिड बेस रिएक्शन हो गया, और आपको जो स्टेप मिलेगा वो ऐसा मिल जाएगा, एक H पहले से था, एक पॉजिटिव चार्ज आ गई, HR को मैं यहाँ लिख देता हूँ, और यहाँ पे ये वापस से क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया, बोलो, समझ आया? ठीक है, तो NH2 का जो पॉजिटिव चार्ज है वो यहाँ पे चला गया।
हाइड्रोजन उसको मिल गया, ये न्यूट्रल हो गया। नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे बताओ। अब हो गया, H2O निकाल दो यहाँ से, वाटर निकाल दो। वाटर निकाल दोगे तो क्या होगा, ठीक है, वाटर निकाल दोगे तो इसके बीच में बॉन्ड बन जाएगा, R C। हाँ, समझ आया कि नहीं आया, बस खत्म, सिंपल सा। मैं क्या, यही चीज मैं क्या कर रहा था यहाँ पे, डायरेक्ट कर रहा था। उसके बाद हमने क्वेश्चन भी देखा इसका, ठीक है। थैंक यू क्लास।